प्रेगनेंसी। हमें आज ये पढ़ना है कि अगर शुरुआत की प्रेगनेंसी में कोई मरीज़ ब्लीडिंग लेके आ रही है तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो ऑब्स्टेटिकल कॉज है मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉज है, या तो नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉज है मतलब प्रेगनेंसी के अलावा कोई कॉज है। तो हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका एबॉर्शन। कि अगर कोई फीमेल की प्रेगनेंसी है, वो प्रेग्नेंट है और शुरुआत में वो ब्लीडिंग लेके आ रही है, इसका मतलब उसका बच्चा एबॉर्ट कर रहा है, एबॉर्शन हो रहा है, इस वजह से वो ब्लीडिंग लेके आ रही है। ये हो गया आपका ऑब्स्टेटिकल कॉज। दूसरा आता है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी आपके इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होनी थी, जो प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट होनी थी, वो प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो कि कहीं और इम्प्लांट हो गई, चाहे फैलोपियन ट्यूब में हो गई, चाहे ओवरी में हो गई। तो अगर किसी मरीज़ में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो वो भी मरीज़ ब्लीडिंग लेके आपके पास आएगी। फिर तीसरा आता है वेसाइकुलर मोल, या फिर इसी को मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो अगर किसी मरीज़ में मोलर प्रेगनेंसी होगी तो भी वो मरीज़ शुरुआत के हफ्तों में, शुरुआत की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग लेके आएगी। या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कॉज बनता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब बोलते हैं, जब प्लेसेंटा ठीक से बनी नहीं होती, तब क्या होता है, हल्की हल्की मरीज़ों में स्पॉटिंग या फिर स्लाइट सी ब्लीडिंग मिलती है शुरुआत के हफ्तों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो अगर किसी में अभी प्लेसेंटा नहीं बनी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो वो मरीज़ भी आपके पास हल्की फुल्की ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आ सकती है। ये सारे आपके कॉजेज़ हो गए ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉजेज़। क्या क्या कॉजेज़ हो गए आपके, पहला तो हो गया एबॉर्शन, कि अगर कोई मरीज़ एबॉर्ट कर रही होगी तो वो ब्लीडिंग लेके आएगी। दूसरा कॉज हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी यूट्रस में होना था, इंडोमेट्रियम में होना था, उसके अलावा कहीं इम्प्लांट हो गया तो ब्लीडिंग होगी। या वेसाइकुलर मोल है या फिर मोलर प्रेगनेंसी है तो मरीज़ ब्लीडिंग लेके आएगी। या फिर अभी प्लेसेंटा ठीक से नहीं बना है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मरीज़ लेके आएगी। इसके बाद आते हैं आपके कॉजेज़ नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़, मतलब प्रेगनेंसी के अलावा कोई कॉज है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, सर्वाइकल एक्टोपी या फिर सर्वाइकल इरोजन। अब सर्वाइकल एक्टोपी या फिर सर्वाइकल इरोजन क्या होता है कि आपको पता होगा प्रेगनेंसी में सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उसमें आपका एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है फीमेल का, वो भी बढ़ जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है तो वो क्या करता है, जो आपकी इंडो सर्विक्स है, अंदर वाली जो सर्विक्स है, जो आपकी यूट्रस से कम्युनिकेट करती है, उसका एपिथेलियम अलग होता है, और जो बाहर आपकी सर्विक्स है, जो एक्टो सर्विक्स है, जो वेजाइना से कम्युनिकेट करती है, उसका एपिथेलियम अलग होता है। तो जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो अंदर वाला एपिथेलियम होता है सर्विक्स का, वो खिसक के बाहर वाली सर्विक्स पे मिलने लग जाता है। ऐसी कंडीशन को हम सर्वाइकल एक्टोपी या फिर सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं। और ये सर्विक्स बहुत प्रोन होती है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कांटेक्ट हुआ तो ब्लीड कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, मरीज़ प्रेग्नेंट है, एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, तो उसमें सर्वाइकल एक्टोपी या फिर सर्वाइकल इरोजन होने की वजह से वो मरीज़ आपके पास ब्लीडिंग लेके आ सकती है। या फिर सर्वाइकल पॉलिप है, सर्विक्स के मुंह पे कोई पॉलिप हो रखा है, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग लेके आ सकती है। कार्सिनोमा सर्विक्स है, मतलब सर्विक्स का कैंसर है, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग लेके आ सकती है। आर्ट्रियो वेनस मैलफॉर्मेशन है, मतलब जो आर्टरीज और वेन्स है उसमें एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया है, उसकी वजह से वो ब्लीडिंग लेके आ सकती है। या फिर एबरेंट सर्वाइकल आर्टरी है, मतलब जो सर्विक्स को सप्लाई कर रही है आर्टरी, सर्वाइकल आर्टरी, वो ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई है, एबनॉर्मल तरीके से कनेक्ट हो गई है, तो ऐसी मरीज़ भी ब्लीडिंग लेके आ सकती है। या फिर वेरिकोज वेन रप्चर हो गई है, प्रेगनेंसी में वेरिकोसिटीज़ बहुत कॉमन है, तो कोई वेरिकोज वेन थी जो रप्चर कर गई है, उसकी वजह से मरीज़ ब्लीडिंग लेके आ सकती है। तो ये कुछ हो गए आपके नॉन ऑब्स्टेटिकल कॉजेज़ जिसकी वजह से मरीज़ अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग लेके आ सकती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है दैट इज़ एबॉर्शन। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एबॉर्शन की। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन में दो एबॉर्शन आते हैं, एक आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन आता है जिसको हम नेचुरल एबॉर्शन भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं, इसी को हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंड टाइप दैट इज़ इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जहाँ हम मरीज़ को खुद उसका बच्चे को एबॉर्ट कराते हैं, चाहे एमटीपी करके, चाहे इलीगल एबॉर्शन के तहत करा रहे हैं, लेकिन बच्चे का जो मरीज़ का जो बच्चा है उसको हम खुद एबॉर्ट करा रहे हैं, तो इस टाइप के एबॉर्शन को हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। हम अभी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। इसके अंडर में भी कुछ सब डिविजन्स आते हैं, कौन कौन से टाइप के एबॉर्शन आते हैं हम उनको जान लेते हैं सबसे पहले।
तो इसके अंडर में आता है थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, बिलाइटेड ओवम, मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन एंड रिकरेंट मिसकैरेज। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन के टाइप्स के। इसमें दो टाइप आते हैं, एक होता है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर जिसको हम लीगल एबॉर्शन बोलते हैं। इसके अलावा आता है आपका क्रिमिनल एबॉर्शन या फिर इसी को हम इलीगल एबॉर्शन बोलते हैं। तो आगे हम सबको फर्दर डिटेल बात करेंगे कौन सा लीगल एबॉर्शन होता है, कौन सा इलीगल एबॉर्शन होता है। तो अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन एबॉर्शन करवा रहा है, एमटीपी करवा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लीगल एबॉर्शन। या फिर कोई ऐसा है जो नहीं करा सकता, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो अनऑथराइज्ड पर्सन है लेकिन फिर भी एबॉर्शन करा रहा है, तो उसको हम क्रिमिनल एबॉर्शन या फिर इलीगल एबॉर्शन बोलते हैं। इसको डिटेल आप फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ोगे कि कौन सा क्रिमिनल एबॉर्शन होता है या फिर कौन सा लीगल एबॉर्शन होता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की या फिर मिसकैरेज की, कि हम कब मिसकैरेज बोलेंगे और कब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलेंगे, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी, उसका बच्चा 28 हफ्ते से पहले बाहर आ जाए या फिर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 28 हफ्ते से पहले टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं या फिर उसको हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी, अगर किसी महिला का बच्चा 28 हफ्ते से पहले बाहर आ जाए, उसको हम बोलते हैं एबॉर्शन। या फिर दूसरा क्राइटेरिया, अगर कोई बच्चा है वो 28 हफ्ते के बाद पैदा हो रहा है लेकिन जो उसका वज़न है वो 500 ग्राम से कम है, तो भी हम उसको एबॉर्शन बोलते हैं। पहली बात क्या हो गई, अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 28 हफ्ते से पहले टर्मिनेट हो जा रही है तो उसको भी हम एबॉर्शन बोलते हैं। या फिर अगर किसी फीमेल का बच्चा 28 हफ्ते के बाद पैदा हो रहा है लेकिन उसका जो वज़न है वो 500 ग्राम से कम है, तो भी हम उसको एबॉर्शन बोलते हैं। इंडिया में 28 हफ्ते का क्राइटेरिया है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक यूके, वहाँ 24 हफ्ते का क्राइटेरिया है कि 24 हफ्ते से पहले जो बच्चा निकल जाता है उसको हम एबॉर्शन में रखते हैं और 24 हफ्ते के बाद वाला वायबल बच्चा बोलते हैं। और इंडिया में हम क्या रखते हैं, अगर 28 हफ्ते से पहले कोई बच्चे बाहर निकल आते हैं, टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, तो उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं। और 28 हफ्ते के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम वायबल बच्चा बोलते हैं। लेकिन अब इसी के साथ अब हम मिसकैरेज कब बोलेंगे, ये तो होगी आपकी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की बात, कि अगर प्रेगनेंसी 28 हफ्ते से पहले टर्मिनेट हो रही है तो वो आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया। या फिर अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है 28 हफ्ते के बाद और उसका वज़न 500 ग्राम से कम है, तो वो बच्चा भी एबॉर्शन में आएगा, उस बच्चे को भी हम, उस प्रेगनेंसी को भी हम एबॉर्शन में रखेंगे। और लेकिन अब मिसकैरेज क्या होता है, अगर किसी की प्रेगनेंसी अचानक से टर्मिनेट हो जाए, स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन हो जाए, तो उस वहाँ हम नया टर्म यूज़ करते हैं, वहाँ हम मिसकैरेज बोलते हैं। अगर किसी की प्रेगनेंसी सडनली या स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाए तो वहाँ हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज की बात। अब हम बात करते हैं कितनी प्रेगनेंसीज़ में देखा गया है एबॉर्शन। तो लगभग अगर टोटल प्रेगनेंसी की बात करें तो 15% प्रेगनेंसीज़ में एबॉर्शन का इंसिडेंस देखा गया है। अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉजेज़ हैं जो एबॉर्शन करा सकते हैं। तो इसमें 4 कॉजेज़ आते हैं। सबसे पहला बच्चे का फैक्टर या फीटल फैक्टर, दूसरा मदर का फैक्टर, तीसरा पैटर्नल फैक्टर या फादर का फैक्टर, और लास्ट आता है आपका अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर। अब हम सबको एक एक करके बात करेंगे, फीटल फैक्टर्स क्या होंगे, मैटरनल फैक्टर्स क्या होंगे और पैटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीटल फैक्टर्स की या फिर क्रोमोसोमल। इसमें आता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, बच्चा जो कंट्रीब्यूट करता है या बच्चा इटसेल्फ कैसे अबॉर्ट कर जाता है, बच्चे में क्या फॉल्ट होगी जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। तो बच्चे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला बच्चा है, मतलब जो बच्चे का क्रोमोसोमल पैटर्न है 46XY नहीं है या फिर 46XX ना होके कोई और क्रोमोसोमल पैटर्न है, तो वो बच्चा खुद अबॉर्ट कर सकता है। और 50% प्रेगनेंसीज़ में देखा गया है अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला बच्चा है तो वो खुद अबॉर्ट कर जाता है। अब हम बात करते हैं क्या क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा खुद अबॉर्ट हो जाए। तो उसमें आता है आपका ऑटोसोमल ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी या फिर ट्राइपोलाइडी। अब ये क्या होता है, मान लो किसी का क्रोमोसोम 46XY ना होके सिर्फ 46X है, एक जो X है वो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली डिलीट हो गया है,
तो उस कंडीशन को हम मोनोजोमी बोलते हैं। तो अगर मोनोजोमी वाला बच्चा है जहाँ उसका एक जो क्रोमोजोम है वो पार्शियली या कम्प्लीटली डिलीट हो गया है, तो वो बच्चा भी खुद से अबॉर्ट हो सकता है। या फिर ट्राइपोलाइडी या ट्राइजोमी का केस है, मतलब जो 46XXX वाला केस है या फिर 46XXY वाला केस है, जो XY होना चाहिए था उसकी जगह 3 क्रोमोजोम का नंबर बढ़ गया, तो उसको हम ट्राइजोमी या फिर ट्राइपोलाइडी में रखते हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जहाँ क्रोमोजोम 3 है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसमें क्रोमोजोम सिर्फ 1 है, तो ऐसा बच्चा भी खुद से अबॉर्ट कर जाता है। और 50% प्रेगनेंसीज़ में देखा गया है कि अगर क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी वाला बच्चा है तो वो खुद अबॉर्ट हो जाता है। तो ये हो गया बच्चे का इटसेल्फ फैक्टर कि अगर बच्चे का क्रोमोजोमल पैटर्न हमारे जैसा नहीं होगा तो वो बच्चा खुद अबॉर्ट कर जाएगा। इसके बाद आता है मैटरनल फैक्टर्स। मैटरनल फैक्टर मतलब मदर में क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एज। अगर कम उम्र की महिला है, टीनेजर गर्ल है, छोटी सी बच्ची है, वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो चांसेस है कि उसमें अबॉर्शन हो जाए। या फिर अधिक उम्र की महिला प्रेग्नेंट हो रही है, 40 साल से ज़्यादा की लेडी प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसमें चांसेस है कि उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। तो ये हो गए एज से रिलेटेड मैटरनल फैक्टर्स में कि अगर छोटी उम्र की लड़की प्रेग्नेंट हो रही है तो भी अबॉर्शन हो सकता है, या फिर अगर 40 साल से ज़्यादा की उम्र की महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। फिर उसके बाद आता है मदर में कुछ इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। अब वो इन्फेक्शंस की क्या कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर जाए, तो वो है आपका क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, निजेरिया गोनोरी, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, यूरिया प्लाज्मा यूरिलिटिकम, मैटरनल सिफिलिस या फिर टॉर्च। इन दिए गए इन्फेक्शंस में से अगर मदर को कोई एक भी इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। फिर आता है ट्रॉमा। अगर मदर को चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। अब वो ट्रॉमा किस टाइप का हो सकता है, मान लो बाहर से मदर को पेट पे चोट लग गई, उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है सीढ़ियों से गिर जाना, छत से गिर जाना। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, इस तरीके का उसको ट्रॉमा हो रहा है जिसमें उसके पेट पे इंजरी हो रही है, पेट पे चोट लग रही है, तो उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर कोई एब्डोमिनल ऑपरेशन के दौरान या फिर पेल्विक ऑपरेशन के दौरान ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। फिर आता है इंडोक्राइन कॉजेज़, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, या फिर इसी को हम दूसरा नाम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन डिफिशियंसी। अब प्रोजेस्टेरॉन डिफिशियंसी क्या होता है, यहाँ सबसे पहले हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्लेसेंटा बनने से पहले वो क्या काम करता है, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जब तक प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शनल नहीं हो जाता, मतलब जब तक प्लेसेंटा ठीक ठाक से बन नहीं जाता, और प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शनल 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी से लेकर 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शनल हो जाता है। तो जब तक प्लेसेंटा पूरे तरीके से बन नहीं जाता, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम ही सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करा रहा होता है, स्पेशली आपके प्रोजेस्टेरॉन को। तो कुछ प्रेगनेंसीज़ में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ठीक ठाक अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट नहीं करा पाता। जब कॉर्पस ल्यूटियम ठीक ठाक अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट नहीं करा पाता, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रोजेस्टेरॉन ही है प्रेगनेंसी का हार्मोन, इसी को हम प्रेगनेंसी का हार्मोन बोलते हैं क्योंकि यही नेसेसरी है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ प्रेगनेंसीज़ में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ठीक से प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट नहीं करा पाता। जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होता तो जो इम्प्लांटेशन हो रखा है, जो बच्चा बन रखा है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, जो प्लेसेंटा बन रहा है उसको सपोर्ट नहीं मिलता, और एट लास्ट क्या हो जाता है, वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर जाती है। तो अगर किसी फीमेल में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है या फिर प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी है, तो उस मदर का भी बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। और यहाँ कॉज क्या हो रहा है, कॉज ये हो रहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ठीक से प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट नहीं करा पा रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी की वजह से बच्चा अबॉर्ट कर रहा है। फिर आता है अगर मदर को डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर मदर को हाइपरथायराइडिज्म है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर जो मरीज़ है, जो मदर है उसको PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या फिर जो मदर है उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस मदर में भी उसका बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। ये सारे चांसेस हो गए मदर में। फिर आता है
कुछ ड्रग्स एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज़ जिसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। तो अगर मदर कोई दवाई खा रही है, लाइक क्विनीन ले रही है, एर्गोट्स ले रही है, या फिर सीवियर परगेटिव्स ले रही है, टोबैको का इंटेक ज़्यादा है, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, आर्सेनिक या लेड ले रही है, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजीन, या फिर कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया मदर में, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। इसीलिए कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो ड्रग्स इन प्रेगनेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह मैं इस पे आप लोगों का वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर आते हैं और दूसरा कॉजेज़ जो मदर में कॉमन है, दैट इज़ मैटरनल मैल न्यूट्रिशन। अगर जो मदर है वो मैल नरिश्ड है तो उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। मतलब बहुत लीन एंड थिन मदर है, डेफिसिट मदर है, उसकी वजह से भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़। अगर मदर को सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस है या फिर एसएलई जिसको नाम देते हैं, तो अगर ऐसी मदर है तो उसमें भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर एंटी फॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज़ वाला केस है, उसकी वजह से भी बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। और अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला केस है, RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला केस क्या होता है, अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो मदर में बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी वाला केस है, मतलब होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला केस है। क्या होता है, प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट होती है जहाँ इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। तो अगर किसी वजह से मदर की इम्यूनिटी काम करने लग गई तो वो बच्चे को रिजेक्ट कर देगी, उसको फॉरेन बॉडी समझ के बच्चे को रिजेक्ट कर देगी। तो अगर ऐसा केस है जहाँ इम्यूनिटी सप्रेस नहीं हो पाई मदर की और बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, तो उसकी वजह से भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। फिर आता है अगर अधिक उम्र की महिला है, एजिंग ओवम है या एजिंग स्पर्म है, उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर जैसे कि कुछ इडियोपैथिक कॉजेज़ है, अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ है मदर में, उसकी वजह से भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर यूट्राइन डिफेक्ट्स है। यूट्राइन डिफेक्ट्स मतलब जो यूट्रस है उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब जो सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स उससे छोटी है। तो अगर सर्विक्स छोटी होती है तो आगे चल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है सर्विक्स उसको होल्ड नहीं कर पाती, और जब सर्विक्स बच्चे को होल्ड नहीं कर पाती तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। तो अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है, सर्विक्स छोटी है, उसकी वजह से उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, मतलब जो मुलेरियन डक्ट रिस्पॉन्सिबल है आपका यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना बनाने के लिए, वो मुलेरियन डक्ट ठीक से फ्यूज़ नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का शेप है वो नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो गया है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो गया है, तो उसकी वजह से भी उस मदर में उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर यूट्रस के बीच में सेप्टम है, जो यूट्राइन कैविटी है उसमें सेप्टम है, उसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर एशर्समैन सिंड्रोम वाला केस है, या फिर यूट्राइन साइनेकिया वाला केस है, मतलब जो यूट्रस है उसकी कैविटी में एडिशंस हो रखे हैं, फाइब्रोसिस हो रखी है, इसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है। या फिर सबम्यूकस मायोमास है, मतलब जो यूट्रस की कैविटी है उस कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड है। तो अगर किसी मदर में यूट्रस की कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड है तो भी उसका बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। ये हो गए आपके यूट्राइन डिफेक्ट्स। इसके बाद आता है आपका पैटर्नल फैक्टर्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन द स्पर्म, मतलब जो स्पर्म है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला स्पर्म है, तो उसकी वजह से भी बच्चा आगे चल के अबॉर्ट कर सकता है। फिर आते हैं आपके अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर, जो कि 40 to 60% प्रेगनेंसीज़ में कॉज बनता है। 40 to 60% प्रेगनेंसीज़ अबॉर्ट कर जाती है, लेकिन हमारे पास कॉज नहीं पता होता कि क्यों ये प्रेगनेंसीज़ अबॉर्ट कर गई। तो ये हो गए 40 to 60% अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स। इसके बाद आता है, अब हम डिवाइड करके पढ़ेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या वजह हो सकती है अबॉर्शन की एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या वजह हो सकती है अबॉर्शन की। अभी तो हमने एक जनरल व्यू लिया था कि अबॉर्शन इन वजहों से हो सकता है, चाहे वो बच्चे का फैक्टर हो, चाहे वो मदर का फैक्टर हो, चाहे वो फादर का फैक्टर हो या अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स हो, उनको तो हमने जनरली एक पूरे तरीके से पढ़ लिया था, ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
अब हम ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मरीज़ में अबॉर्शन हो रहा है तो क्या वजह हो सकती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर मरीज़ अबॉर्ट कर रही है तो क्या वजह हो सकती है। अब हम ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं कि ट्राइमेस्टर वाइज बताइए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की वजह बताइए एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की वजह बताइए। तो अब हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो अगर कोई मरीज़ का बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट कर रहा है तो उसमें 50% चांसेस होते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स हो, और जेनेटिक फैक्टर वही आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाला, कि अगर बच्चा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाला है तो 50% प्रेगनेंसीज इटसेल्फ अबॉर्ट कर जाती हैं। फिर इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, चाहे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, चाहे थायराइड है मदर को, चाहे डायबिटीज़ है मदर को, इसकी वजह से भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसीज अबॉर्ट कर सकती हैं। या फिर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, वही आपका एसिली वाला है, हिस्टो कंपेटिबिलिटी वाला केस है, या फिर आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला केस है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी वजह से भी बच्चा अबॉर्ट कर सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। या फिर इन्फेक्शंस है मदर को सिफिलिस है, या टॉर्च का इन्फेक्शन है, या क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस का इन्फेक्शन है। अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, जो अभी हम इससे पहले लंबी लिस्ट पढ़ के आए हैं इन्फेक्शंस की, अगर उसमें से मदर को कोई एक का भी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से उसका बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाके अबॉर्ट कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा दे। तो उसमें सबसे पहले आता है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़, की एनाटॉमी में डिफेक्ट है, उसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के बच्चा अबॉर्ट कर गया। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब वही सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर से छोटी है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पा रही है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के बच्चा अबॉर्ट कर गया। या फिर कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन है, लाइक बाइकॉन्वेट यूट्रस, मतलब जो मुलेरियन डक्ट्स थी वो ठीक से फ्यूज़ नहीं हो पाई और उन्होंने एक एबनॉर्मल शेप बना दिया यूट्रस का। जो नॉर्मल शेप होता है यूट्रस का दैट इज़ पायरीफॉर्म, लेकिन पायरीफॉर्म शेप्ड ना होकर यूट्रस का कोई और शेप हो गया तो उसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर सेप्टेट यूट्रस है, मतलब जो यूट्रस की कैविटी है उसके बीच में सेप्टम पड़ा हुआ है, उसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। यूट्राइन साइनेकिया वाला केस है, मतलब वही अशरमैन सिंड्रोम वाला केस है, यूट्रस में अंदर फाइब्रोसिस हो रखी है, इसकी वजह से बच्चा सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के अबॉर्ट कर सकता है। या फिर फाइब्रॉइड है मदर को, इंट्रा कैविटी फाइब्रॉइड है, यूट्रस की कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड हो रखा है, उसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर मदर को कोई डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है मदर को, उसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट कर सकता है। या फिर कुछ अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ हैं कि बच्चा अबॉर्ट कर गया लेकिन हमें वजह नहीं पता। तो ये सारे कॉजेज़ हो गए आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ अबॉर्शन, कि अबॉर्शन तो हो जाता है लेकिन कैसे अबॉर्शन होता है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर 8 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बाहर आएगा उसकी हम बात करते हैं। तो अगर किसी फीमेल की 8 हफ्ते या 8 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं। ओवम आता है और ओवम सराउंडेड होता है विलाई से और कुछ डेसिडुआ की कवरिंग्स। डेसिडुआ क्या होता है, प्रेग्नेंट जो इंडोमेट्रियम होता है उसको हम डेसिडुआ बोलते हैं। तो अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 8 हफ्ते या 8 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी बाहर आ रही है, अबॉर्ट कर रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी। ओवम आएगा, उसके चारों तरफ विलाई से वो सराउंडेड होगा और कुछ डेसिडुआ की कवरिंग्स बाहर आ जाएंगी। डेसिडुआ की कवरिंग्स मतलब जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट था एंडोमेट्रियम में, उसकी कुछ कवरिंग के साथ लगा हुआ पूरा बच्चा बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा आपका यूट्रस खाली हो जाएगा अगर किसी मरीज़ में 8 हफ्ते या 8 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही है तो। अब हम आते हैं अगर किसी फीमेल की 8 हफ्ते या 14 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पूरा बच्चा बाहर आ जाता है लेकिन अभी प्लेसेंटा और उसके कुछ मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ यूट्रस में चिपके रह जाते हैं। बच्चा तो बाहर आ गया, बच्चा एक्सपेल आउट हो जाता है लेकिन प्लेसेंटा और उसके कुछ मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ चिपके रह जाते हैं। तो अगर कोई फीमेल लेके आ रही है 18 से 14 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्ट की है तो एक बार यूट्रस को चेक कर लो क्योंकि उसके अंदर प्लेसेंटा और उसके मेम्ब्रेन्स चिपके हुए मिल सकते हैं। फिर
अगर किसी मरीज़ की प्रेगनेंसी 14 हफ्ते के बाद अबॉर्ट कर रही है तो वहाँ क्या होता है, प्लेसेंटा पूरे तरीके से बन चुकी है, क्योंकि प्लेसेंटा कब बन के तैयार होती है, 10 से 12 हफ्ते के टाइम पीरियड में प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शनल हो जाती है। तो अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 14 हफ्ते के बाद अबॉर्ट कर रही है तो यहाँ जो एबॉर्शन का प्रोसेस लगता है वो बिल्कुल मिनी लेबर जैसा लगता है। जो लेबर में मैकेनिज़्म होता है बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म यहाँ लगता है अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी 14 हफ्ते के बाद अबॉर्ट करती है तो। थैंक यू एवरीवन। अब इसके आगे का जो है थ्रेटेंड एबॉर्शन एंड फर्दर डिविजन्स ऑफ एबॉर्शन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।